एक गरीब आदमी था। एक दिन वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मैं आपसे कर्ज मांगने आया हूँ। कृपा कर आप मुझे 5,000 रुपये दें। मैं 5 वर्ष के अंदर आपके रुपये वापस कर दूंगा। राजा ने उसकी बात पर विश्वास कर उसे 5,000 रुपये दे दिए। 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी जब उस व्यक्ति ने राजा के 5,000 रुपये नहीं लौटाए, तब राजा को मजबूरन उसके घर जाना पड़ा। लेकिन वहाँ वह व्यक्ति नहीं मिला। जब भी राजा वहां जाता, बहाना बनाकर उसे वापस भेज दिया जाता। एक दिन फिर राजा उस व्यक्ति के घर गया। वहां और कोई तो नहीं दिखा, एक छोटी लड़की बैठी थी। राजा ने उसी से पूछा, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? लड़की बोली, पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। राजा ने फिर पूछा, तुम्हारा भाई कहाँ है? लड़की बोली, बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। राजा के समझ में एक भी बात नहीं आ रही थी, इसलिए वह फिर पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ है? लड़की बोली, माँ 1 से 2 करने गई है। राजा उसके इन उल जुलूल जवाब से खींच गया। वह गुस्से में पूछता है, और तुम यहाँ बैठी क्या कर रही हो? लड़की हंसकर बोली, मैं घर बैठी संसार देख रही हूँ। राजा समझ गया कि लड़की उसकी किसी भी बात का सीधा जवाब नहीं देगी, इसलिए उसे अब इससे इन बातों का मतलब जानने के लिए प्यार से बतियाना पड़ेगा। राजा ने चेहरे पर प्यार से मुस्कान लाकर पूछा, बेटी, तुमने जो अभी अभी मेरे सवालों के जवाब दिए, उनका मतलब क्या है? मैं तुम्हारी एक भी बात का मतलब नहीं समझ सका। तुम मुझे सीधे सीधे उनका मतलब समझाओ। लड़की ने भी मुस्कुराकर पूछा, अगर मैं सभी बातों का मतलब समझा दूं तो आप मुझे क्या देंगे? राजा के मन में सारी बातों को जानने की तीव्र उत्कंठा थी। वह बोला, जो मांगोगी वही दूंगा। तब लड़की बोली, आप मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको सारी बातों का अर्थ बता दूंगी। राजा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो सारी बातों का अर्थ समझा दो। लड़की बोली, महाराज, आज मैं आपको सारी बातों का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा कर आप कल आए, कल मैं जरूर बता दूंगी। राजा अगले दिन फिर उस व्यक्ति के घर गया। आज वहाँ सभी लोग मौजूद थे। वह आदमी, उसकी पत्नी, बेटा और उसकी बेटी भी। राजा को देखते ही लड़की पूछी, महाराज, आपको अपना वचन याद है ना? उद्धरण। राजा बोला, हाँ मुझे याद है। तुम अगर सारी बातों का अर्थ बता दो तो मैं तुम्हारे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर दूंगा। लड़की बोली, सबसे पहले मैंने ये कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि वर्षा हो रही थी और हमारे घर की छत से पानी टपक रहा था। पिताजी पानी रोकने के लिए छत को छाप बना रहे थे, यानी वर्षा का पानी आसमान से ही गिरता है और हम लोग तो यही मानते हैं कि आसमान में ही स्वर्ग है। बस पहली बात का अर्थ यही है। दूसरी बात मैंने कही थी कि भैया बिना झगड़ा के झगड़ा करने गए हैं। इसका मतलब था कि वे रेंगनी के कांटे को काटने गए थे। अगर कोई भी रेंगनी के कांटे को काटेगा तो उसके शरीर में जहां तहां कांटा गड़ ही जाएगा, यानी झगड़ा नहीं करने पर भी झगड़ा होगा और शरीर पर खरोंचे आएंगी। उद्धरण। राजा उसकी बातों से सहमत हो गया। वह मन ही मन उसकी चतुराई की प्रशंसा करने लगा। उसने उत्सुकता के साथ पूछा, और तीसरी चौथी बात का मतलब बेटी? उद्धरण। लड़की बोली, महाराज, तीसरी बात मैंने कही थी कि माँ 1 से 2 करने गई है। इसका मतलब था कि माँ अरहर दाल को पीसने यानी उसे 1 का 2 करने गई है। अगर साबुत दाल को पीसा जाए तो 1 दाना का 2 भाग हो जाता है, यानी यही था 1 का 2 करना। रही चौथी बात, तो उस समय मैं भात बना रही थी और उसमें से एक चावल निकालकर देख रही थी कि भात पूरी तरह पका है कि नहीं। इसका मतलब है कि मैं एक चावल देखकर ही जान जाती कि पूरा चावल पका है कि नहीं। अर्थात चावल के संसार को मैं घर बैठी देख रही थी। ये कहकर लड़की चुप हो गई। राजा सारी बातों का अर्थ जान चुका था। उसे लड़की की बुद्धिमानी भरी बातों ने आश्चर्य में डाल दिया था। फिर राजा ने कहा, बेटी, तुम तो बहुत चतुर हो, पर एक बात समझ में नहीं आई कि यह सारी बातें तो तुम मुझे कल भी बता सकती थी, फिर तुमने मुझे आज क्यों बुलाया? लड़की हंसकर बोली, मैं तो बता ही चुकी हूँ कि कल जब आप आए थे तो मैं भात बना रही थी। अगर मैं आपको अपनी बातों का मतलब समझाने लगती तो भात गीला हो जाता या जल जाता, तो माँ मुझे जरूर पीटती। फिर घर में कल कोई भी नहीं था। अगर मैं इनको बताती कि आपने कर्ज माफ कर दिया है तो ये मेरी बात का विश्वास नहीं करते। आज स्वयं आपके मुंह से सुनकर कि आपने कर्ज माफ कर दिया है, जहां इन्हें इसका विश्वास हो जाएगा वहीं खुशी भी होगी। उद्धरण। राजा लड़की की बात सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने अपने गले से मोतियों की माला निकाल उसे देते हुए कहा, बेटी, ये लो अपनी चतुराई का पुरस्कार। तुम्हारे पिताजी का कर्ज तो मैं माफ कर ही चुका हूँ। अब तुम्हें या तुम्हारे घर वालों को मुझसे बहाना नहीं बनाना पड़ेगा।
अब तुम लोग निश्चिंत होकर रहो। अगर फिर कभी किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक होकर मुझसे कहना। इतना कहकर राजा लड़की को आशीर्वाद देकर चला गया। लड़की के परिवार वालों ने उसे खुशी से गले लगा लिया। कई वर्ष पहले एक घने जंगल में 4 चोर रहते थे। चुराया हुआ धन वे एक साधारण से बर्तन में रखते थे, लेकिन उसकी हिफाजत जान से भी ज्यादा करते थे। कुछ अरसे बाद उनका मन चोरी चकारी से उब गया। मैं तो ऐसी जिंदगी से तंग आ गया हूं। हमें हमेशा चौकन्ना रहना पड़ता है, वरना हम पकड़े भी जा सकते हैं। एक ने अपना दुखड़ा रोया। हाँ, मैं भी चाहता हूं कि हम लोग एक शांत सच्ची जिंदगी जिएं। दूसरे चोर ने हाँ में हाँ मिलाई। बहुत अच्छा, हम जंगल छोड़कर किसी ऐसे शहर चलते हैं जहां हमें कोई जानता न हो। शायद कोई साफ सुथरा काम धंधा ही हाथ लग जाए, तीसरा बोला। 3 चोरों को तो ये सुझाव पसंद आया और उन्होंने तय कर लिया कि वे जंगल छोड़ देंगे। लेकिन चौथे चोर को अपनी जीविका के लिए कोई खरा धंधा करने की योजना पसंद नहीं आई। उस समय तो वह चुप रहा, लेकिन उसने बर्तन में रखे पैसे चुराकर भाग जाने का इरादा कर लिया। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। चारों चोर एक शहर पहुंचे और वहां एक धर्मशाला छत्रम में रुक गए। उनमें से 2 शहर के बारे कुछ जानकारी हासिल करने निकल पड़े। जल्दी ही उन्होंने एक वृद्ध औरत का घर देखा, जो आरामदेह तो लगता ही था, उनके लिए ठीक भी था। दोनों ने छत्रम लौटकर अपने साथियों से वृद्धा के घर जाकर जिक्र किया। वे भी सहमत हो गए और चारों चोर उस घर के लिए निकल पड़े। हम चारों व्यापारी हैं, एक चोर बोला, और इस शहर में कुछ काम धंधा शुरू करना चाहते हैं। हमें आपका घर पसंद आया और इसके कुछ कमरे किराए पर लेना चाहते हैं। हम जब तक यहाँ रहेंगे आपको अच्छा किराया देते रहेंगे, दूसरा बोला। बुढ़िया बहुत खुश थी और उसने अपने मेहमानों की खूब खातिरदारी की। आप यहाँ जब तक चाहें रह सकते हैं, वह मुस्कराई। वह प्रसन्न हुई कि उसे अच्छे किराएदार मिल गए हैं। चारों चोर पता लगा चुके थे कि वह बहुत नेक और सच्ची औरत है, जिसे पराई दौलत का लालच नहीं है। इसलिए उन्होंने अपना पैसों ने भरा बर्तन बुढ़िया को संभालने के लिए दे दिया। कृपया इस बर्तन को ध्यान से रखिएगा। एक ही शर्त है, इसे देना तभी जब हम चारों साथ में इसे मांगने आए। ठीक है, बुढ़िया ने बर्तन लेते हुए कहा। वह अपने घर के पिछवाड़े गई और देखने लगी कि कोई देख तो नहीं रहा। जब उसे तसल्ली हो गई तो उसने जमीन खोदकर उसमें बर्तन डाला और उसे वापस मिट्टी से ढक दिया। चारों ओर कुछ काम धंधे की तलाश में शहर चले गए। जल्दी ही वे काफी थक गए और बुढ़िया के घर से कुछ ही दूरी पर खड़े वटवृक्ष के नीचे बैठकर सुस्ताने लगे। तभी एक औरत लस्सी बेचती हुई वहां से निकली। चारों ने थोड़ी लस्सी खरीदने का निश्चय किया। लस्सी बहुत स्वादिष्ट थी। उन्होंने सोचा कि दोपहर के भोजन के साथ पीने के लिए थोड़ी लस्सी भी ले ली जाए। पर 3 चोर तो बहुत थक गए थे। लस्सी डालने के लिए बुढ़िया के घर से बर्तन लाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। चौथा चोर, जो किसी ऐसी ही घड़ी की प्रतीक्षा में था, झट से जाने के लिए तैयार हो गया। वह बुढ़िया के घर पहुंचकर बोला, मुझे मेरे साथियों ने बर्तन लाने के लिए भेजा है, लेकिन मैं तो ये बर्तन तभी दूंगी जब तुम चारों इकट्ठे आओगे। वह मना करती हुई बोली। उस चोर के दिमाग में एक विचार आया। मेरे साथी यहाँ से कुछ ही दूर केले के पेड़ तले बैठे हैं, आप खुद ही पूछ ले, उसने राय दी। बुढ़िया घर से बाहर निकली। उसने तीनों को पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा। क्या आपने अपने दोस्त को बर्तन लाने भेजा है? वह चिल्लाए। जी, कृपया उसे दे दीजिए, तीनों चोरों ने जवाब दिया। बुढ़िया ने सोचा कि उन्हें अपना बर्तन किसी कार्य हेतु चाहिए होगा, जो उन्होंने अपना विश्वसनीय साथी भेजा है। उस चोर को फावड़ा देती हुई वह बोली कि पिछवाड़े से खोदकर बर्तन निकाल ले। इतना कहकर वह अपने घर के कामों में उलझ गई। चोर ने बर्तन निकाला और चुपके से पिछले दरवाजे भाग खड़ा हुआ। इस बीच उसके दोस्त चिंतित हो रहे थे। काफी वक्त बीत चुका था और उनके साथी का कुछ पता नहीं था। तीनों बुढ़िया के घर गए। हमने अपना साथी एक बर्तन लाने भेजा था, वह कहाँ है? उन्होंने पूछा। मैंने तो बहुत पहले ही उसे बर्तन खोदने के लिए कुदाली दी थी, उसने आपको बर्तन नहीं दिया। बुढ़िया हैरान थी। तीनों चोर समझ गए कि उनके साथी ने उन्हें धोखा दिया है। हमने आपको कहा था कि बर्तन तभी देना जब हम चारों आपके पास आए। आपने हमारी बात नहीं मानी। हमें लगता कि हमारे साथी ने आपके साथ मिलकर हमारा पैसा हथियाने का षड्यंत्र रचा है, वे बोले। बुढ़िया बहुत दुखी हुई। वे तीनों उसे शहर के न्यायाधीश के पास ले गए और उसकी शिकायत की। न्यायाधीश ने फैसला दिया कि बुढ़िया की लापरवाही की वजह से तीनों को नुकसान हुआ है, इसलिए सारा हर्जाना बुढ़िया को ही भरना होगा। बुढ़िया रोती हुई घर लौट आए।
इस बीच राजा और उसका मंत्री वेश बदलकर अपनी प्रजा की परेशानियां जानने शहर के दौरे पर थे। इस बात का किसी को भी पता नहीं था। बुढ़िया को देखकर वे रुक गए और उसके रोने का कारण पूछने लगे। उसी समय आसपास ही कुछ लड़के खेल रहे थे और उनका अगुआ था रामन। बुढ़िया की दुख भरी कहानी उसने भी सुनी। भगवान करे उन तीनों को तुम्हारे साथ ऐसा सुलूक करने की सजा मिले, रामन बोला। ये सुनकर राजा और उसका मंत्री बहुत हैरान हुए। उन्होंने रामन से पूछा कि क्या वह इस मामले का फैसला कर सकता है।